नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम इस सियासी संग्राम में बात करते हैं कि इस देश में धर्म काफी मायने रखता रहा है। इतिहास के पर गौर करें तो, और धर्म जो है सो हमारे सियासत को भी प्रभावित करता रहा है। कोई ये इस इतिहास का अकेला ये कालखंड मोदी का नहीं है जहां धर्म के सहारे राजनीति हो रही है। कई वर्षों हजारों वर्षों से इस तरह की राजनीति चली आ रही है कि धर्म के सहारे सियासत साधने की कोशिश हुई है। मतलब राजा महाराजा के दौर में भी चीजें उसी तरीके से चलती आ रही है। तो उसमें एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि उस दौर में काफी समाज सुधारक हुए, धर्म सुधारक हुए, बुद्ध हो, जैन हो, एक से एक सुधारक हुए और लड़ाई लड़ी सीधे हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। कोई आज ये बात नहीं है, वह लड़ाई हुआ, चीजें बदली, फिर शंकराचार्य आए, फिर नए तरीके से सनातन को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की, एक नया स्वरूप सामने आया। तो ये लड़ाई चली आ रही है और जब जब धर्म जोर पकड़ा है इस देश में तब तब ये देश गुलाम हुआ है। ये भी समझ लीजिए कि धर्म का सियासत पर जब जब प्रभाव बढ़ा है तब तब यह देश गुलाम हुआ है। इस देश पर बाहरी आक्रमणकर्ता का शासन हुआ है। इस देश पर बाहरी आक्रमणकर्ता अपने तरीके से कब्जा करके लूट के जाते रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक इतिहास का सत्य है और ये सिलसिला चला आ रहा है। आज़ादी के ठीक आंदोलन से पहले एक तरफ पूरा देश आज़ादी के आंदोलन में शामिल था, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में सती प्रथा को लेकर, छुआछूत को लेकर, जाति पाति को लेकर, वर्ण व्यवस्था को लेकर ज्योतिबा फुले, पेरियार, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लोग लड़ रहे थे। कबीर पंथ क्या है? उसी की एक अभिव्यक्ति है ना। रैदास क्या है? उसी की अभिव्यक्ति है। उसी सनातन धर्म के वजह से जो जड़ता आई समाज में, उसके खिलाफ आवाज था। तो ये सारी चीजें चलती आ रही है। हाँ, ये अलग बात है कि बिहार के सहारे इस देश में वर्षों बाद चुनावी राजनीति में धर्म को केंद्र बिंदु पर रखकर, हिंदू मुसलमान को केंद्र बिंदु पर रखकर मोदी पिछले 9 वर्षों से शासन कर रहे हैं। ये काफी लंबे अंतराल के बाद देश में, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ और इसलिए इस तरीके के इंस्टीट्यूशन पर भी हमला हो रहा है, जो चीजें देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन इसको रोकने वाले जो फोर्स हुआ करता था, भले उसका स्वरूप जातिवादी स्वरूप होता था, चाहे लोहिया हो, चाहे आपको कर्पूरी ठाकुर हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, ये एक तरीके की राजनीति करते रहे। उसमें जाति के सहारे समाज में बदलाव की बात करते रहे। लेकिन वो धीरे धीरे वो पूरी तौर पर वो आंदोलन कास्ट का आंदोलन बन गया। जबकि इस तरीके के आंदोलन में काफी प्रोग्रेसिव वर्ग लोग शामिल होते थे। राम मनोहर लोहिया किसी पिछड़ी जाति से नहीं आते थे, तो व्यापारी समुदाय से आते थे, लेकिन अपने तरीके से उन्होंने फाइट किया यूपी में और पूरे देश में एक संगठन का पिछड़ा पावे 100 में 60। और उस दौर में राम मनोहर लोहिया के साथ जो लोग समाजवादी आंदोलन में थे, उसमें अधिकांश सवर्ण थे। चाहे बिहार के आंदोलन में देख लीजिए, चाहे यूपी के आंदोलन में देख लीजिए, जहां समाजवादी आंदोलन चले, तो उस समय में विचारधाराओं की राजनीति चलती थी। और 90-95 के बाद, मंडल के बाद जो राजनीति शुरू हुई, उसमें धीरे धीरे विचारधाराएं खत्म होती गई, जातिवादी राजनीति शुरू हो गई और एक धीरे धीरे वो परिवारवाद में आकर खड़ा हो गया है। इसलिए अभी देश के सामने धर्मवादी ताकतों को रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिख रहा, आइडियोलॉजी ही नहीं दिख रहा है जिसके सहारे धर्मवादी ताकतों को रोका जा सके। तो साउथ तो अपना रास्ता निकाल लिया, चाहे स्टालिन का पुत्र बोले, चाहे आज डी राजा बोला है सनातन धर्म को लेकर, तो उन्होंने तो वो रास्ता निकाल लिया, क्योंकि वहां अभी भी ब्राह्मणों को लेकर एक अलग तरीके की नजरिया से लोग
देखते, आज भी देखते हैं। और मोदी ने उसको छेड़ा है। वहां से जो संसद भवन में लाए वो क्या है? उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वो प्रतीक है जिसके खिलाफ तमिलनाडु में जबरदस्त आंदोलन हुआ है। जिस मठ के खिलाफ आंदोलन हुआ वहीं से तो ये चीज आया है। एक नई हवा फिर से शुरू हुई। तो वहां वो एक शक्ल ले लिया है, उस आंदोलन में एक शक्ल ले लिया है। और इसलिए स्टालिन के पुत्र और पूर्व मंत्री उसी आक्रामकता से चीजों को कह भी रहे, क्योंकि समाज किसी भी स्थिति में वहां ब्राह्मणवाद को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन समस्या उत्तर भारत को लेकर है। दक्षिण भारत के लोग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सब जगह ये चीजें फैलनी शुरू हो गई है और ये मुश्किल होगा, मोदी के लिए भी मुश्किल होगा। और वहां एक बार फिर एक नई तरीके की राजनीति शुरू होगी। देखें, देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाने से महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति किस तरीके से घालमेल वाली होती जा रही है, समझ रहे हैं ना। वहां एक सेंटीमेंट है ब्राह्मणों के खिलाफ, इन्होंने हमको शोषण किया है। और ब्राह्मण व्यवस्था में आज भी सनातन धर्म अपने आप को उस तरीके से बदल नहीं पाया है जिस बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वो आधार ही सनातन धर्म का वर्ण व्यवस्था है। भले अलग बात है कि गांधी इस व्यवस्था को दूसरे नजरिया से देखते थे, लेकिन वो धीरे धीरे वो नजरिया बदलकर जाति आधारित नजरिया हो गया कि मेस्तर का बेटा मेस्तर ही होगा, चमार का बेटा चमार ही होगा, पासवान का बेटा पासवान भी ही होगा, राजपूत का बेटा राजपूत ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे हथियार उठाना आए चाहे नहीं आए, पढ़ा लिखा से मतलब रहे चाहे नहीं हो, लेकिन आप ब्राह्मण के कुल पर डालिए तो ब्राह्मण ही होंगे। तो ये चीजें चली। इसको कास्ट की पॉलिटिक्स अपने तरीके से काउंटर करता रहता था। अभी कास्ट की पॉलिटिक्स करने वाले या तो परिवारवाद में फंसे हुए हैं या भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। ऐसे में कास्ट की पॉलिटिक्स की जो विचारधारा है वो विचारधारा शून्यता की स्थिति में पहुंची हुई है। तो बिहार पेरियार के सहारे या साउथ तो अपना रास्ता निकाल लिया, मोदी से काउंटर करने का रास्ता निकाल लिया है। बिहार जैसे राज्य कास्ट आधारित जनगणना के सहारे रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में जो स्थिति जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो कहीं न कहीं वो मजबूती नहीं दे पा रही है जो मजबूती कभी पिछड़ावाद के नाम पर मिलता रहा है। तो ऐसे में जगदानंद सिंह का कहना कि तिलक वाले लोग ने जो है इस देश को गुलाम किया है, ये असहज नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और इस प्रयोग को अपने तरीके से आरजेडी जो जातिवादी राजनीति करने वाले हैं वो चाहते हैं कि एक बार फिर से समाज में उस तरीके की को दिलित कर सके, समाज को बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर हम एक बार फिर से संगठित करें। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश शुरू हो गई। तो जरा सुन लीजिए जगदानंद सिंह क्या कहे। और अरविंद सिंह भी, आजकल एक बीजेपी परंपरा चल गई है कि जो जिस जात का नेता बयान देगा ना उसका काउंटर बयान भी जो है उसी जात के नेता से दिलवाया जाता है। तो जरा सुन लीजिए अरविंद सिंह क्या कर रहे हैं। ये धर्म केवल एक ही होना चाहिए, इंसान धर्म, इंसानियत होना चाहिए। सारे धर्म का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, सारे धर्म का। जो भी धर्म है यहाँ, जो मानव लोग बनाए हैं, भगवान तो बनाए नहीं है, लेकिन सारे धर्म का सम्मान करना चाहिए सारे लोगों को। संतानों में चाहे आस्था की जो धर्म एक आस्था की चीज है, उसी को व्यवस्था बनाने चलोगे और वक्ती गांव की व्यवस्था हो जाएगी तो करोड़ों करोड़ों लोगों का ये भारत के पीछे चला जाएगा। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कोई गोली ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया थे? किने में बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था, और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए करने का प्रयास कर रहा है निर्माणियों कंगाइयों मन पर बैठे वाले हमारी महिलाओं। हम सवाल की प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? ये भारत है, और जो ही किसी देवता का नाम आता है तो तुरंत पहले
महिला का नाम आता है। राम से पहले सीता, विष्णु से पहले लक्ष्मी, ब्रह्मा से पहले सरस्वती और शिव की शक्ति जिसको कहते हैं उस शक्ति की प्रतीक दुर्गा। ये महिलाएं हमारी शक्ति की प्रतीक रहे हैं। केवल मां नहीं है कंधे के साथ अपने पुत्रों को ये सिखाती है कि कैसे इस मुल्क की। आदरणीय जगतानंद सिंह जी भारत को गुलाम बनाया था, वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए और राज के लिए सब कुछ अपना जमीर से लेकर के, जागीर से लेकर के धर्म तक बेच दिया, उसी तरह से आज भी सावन के महीने में जानवरों का मांस पकाया जाता है और खाया जाता है कुर्सी और सत्ता के लिए। जांच का विषय यह है कि वो किस जानवर का मांस था। और पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए नकली जनेऊ और नकली बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से इस देश को सावधान रहना पड़ेगा। और पुत्र के लिए और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जो अपने धर्म का नहीं हो सका, वो देश का और जनता का क्या होगा और इस संविधान का क्या होगा। वो सबको बेच सकता है और जो इस तरह का प्रवचन कर रहे हैं वो सब कुछ बेच चुके हैं। तो आपने सुन लिया दोनों की बात। जगतानंद सिंह का अंदाज क्या है और कहने का मतलब क्या है, उस चीज़ों को समझिए कि ये जो धर्मवादी राजनीति है या फिर हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति है, उस राजनीति को अभी तक जातिवादी राजनीति काउंटर करता रहा है, लेकिन अब वो स्थिति बदलती जा रही है। अब वो स्थिति नहीं है के बराबर है। संकट यही है जातिवादी राजनीति करने वाली कि कोई विकल्प नहीं है उनके सामने, क्योंकि या तो वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं या परिवारवाद के मामले में फंसे हुए हैं, और मोदी उसी के सहारे इस राजनीति को फैलने से रोकता चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हो पाता है। सनातन को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई और प्रदर्शन शुरू हुआ, तो चलते चलते मोदी ने एक बात जरूर कह दी कि संविधान सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, इसलिए कुछ भी ऐसी बात ना कहें जिससे एक अलग तरीके का विवाद हो जाए। तो ये भी समझने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखिए, यही समझने की जरूरत है कि दोनों 2024 को लेकर एक तरफ कास्ट की पॉलिटिक्स को हाइप देना चाहते हैं, दूसरी तरफ धर्म की पॉलिटिक्स को। वैसे धर्म की पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स पिछले 9-10 वर्षों से इस तरीके से इस देश में चला है कि अब वो पराभव की तरह है। लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स भी उस तरीके से अब उस ऊंचाई तक पहुंच जाए, ये कहना मुश्किल है। मतलब दोनों तरीके की राजनीति एक जगह पे आके ठहर सी गई है, और उस ठहराव का परिणाम है मोदी भी मुश्किल में दिखते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, और लालू और अखिलेश और मायावती जैसे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जाति आधारित परिवारवाद से पोषित जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो भी इसी नर्वस 90 में फंसे हुए हैं। देखिए, राजनीति है, आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जो चीजें चल रही हैं आने वाले दिनों में सनातन के पैरोकार करने वाले लोगों के बीच और जातीय मानसिकता में जीने वाले लोग आपस में उसी तरीके से, उसी अंदाज में आमने सामने हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखिएगा, क्योंकि राजनीति अब उसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जातिवादी राजनीति वाले लोग, क्योंकि धर्म वाली राजनीति का एक लेवल पर आकर ठहराव की स्थिति बन गई।